हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माई क्लासेस। बेटा आज मैं आपको सबसे टफ चैप्टर इंटरेस्टिंग वे में करवाने जा रहा हूँ, जो है 9th क्लास का, जिसका नाम है फ्रेंच रेवोल्यूशन। ये बच्चे बड़ा डरते हैं इस कॉन्सेप्ट को करने में, तो मैं कोशिश करूँगा ये स्पेशल नोट से आपको इस चैप्टर को समझने में ध्यान से आपको आसानी हो और आप ध्यान से इस चैप्टर को समझ भी लें। तो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम हम वीडियो को शुरू करते हैं। उससे पहले बेटा मैंने 9th क्लास के काफ़ी चैप्टर अपनी प्लेलिस्ट में डाल दिए हैं, वहाँ से आप चेकआउट कर सकते हो। तो बेसिकली चैप्टर शुरू करते हैं हम फ्रेंच रेवोल्यूशन। फ्रेंच रेवोल्यूशन का मतलब है कि फ्रांस देश में रेवोल्यूशन कैसे आई, ये हम पढ़ेंगे। रेवोल्यूशन का मतलब होता है कोई भी चीज़ लाने के लिए चेंज करना। रेवोल्यूशन एक अच्छी चीज़ होती है जिससे समाज में क्या होता है, चेंज होता है। तो इंट्रोडक्शन से शुरू करते हैं। इंट्रोडक्शन में ये बोलते हैं कि आउट ब्रेक ऑफ फ्रेंच रेवोल्यूशन, मतलब फ्रेंच रेवोल्यूशन कब स्टार्ट हुई होनी। तो आपने ये डेट याद रखनी है, 14 जुलाई 1789 में फ्रांस में रेवोल्यूशन आई। आउट का मतलब होता है बाहर आना। तो रेवोल्यूशन लोगों के मन में जो डाउट्स थे वो आगे बताऊंगा क्या है, वो बाहर आए। और फ्रांस में रेवोल्यूशन कब आई, ये शॉर्ट क्वेश्चन में आ जाता है 14 जुलाई 1789। और जगह कहाँ पर थी, पेरिस में। आई होप यहाँ तक आपको अच्छी तरह समझ आ गई है। उसके बाद बात करें कि फ्रांस में रेवोल्यूशन किन लोगों के बीच में आई और क्यों आई, क्या कारण थी। तो बेसिकली राजा के बीच में लड़ाई थी और पब्लिक के बीच में लड़ाई थी। लड़ाई का रीज़न क्या था, एग्ज़ाम में आ जाता है। तो रीज़न है नॉट हैप्पी विद द किंग। तो आम जनता थी, कहाँ की, पेरिस की, वो अपने राजा से खुश नहीं थी, जिसके चक्कर में वो रेवोल्यूशन लेके आए। कब, 14 जुलाई 1789 को। और उसका कारण क्या था, हाई प्राइजेज ऑफ ब्रेड, मतलब राजा ने उस समय बहुत सारी चीज़ों की कीमतों को बढ़ाया हुआ था, जिसके चलते हुए राजा से परेशान हो गए लोगों ने रेवोल्यूशन लेके आए। आई होप यहाँ तक आपको समझ आ गया है। उसके बाद किया क्या लोगों ने, ये इंट्रोडक्शन है आपकी चैप्टर की। किया क्या, तो 7,000 मैन और वुमेन्स ने इकट्ठा होके गवर्नमेंट्स के नंबर ऑफ बिल्डिंग्स को तोड़ना शुरू कर दिया। किसके चक्कर में, सर्च ऑफ आर्म, मतलब हथियारों को ढूंढने के लिए राजा की जो बनाई हुई बिल्डिंग्स थी, गवर्नमेंट बिल्डिंग, उसको तोड़ना शुरू कर दिया। और बहुत सारी चीज़ों को उन्होंने अस्त नस्त कर दिया। किसके चक्कर में, उन्होंने ढूंढने थे हथियार। आर्म्स का मतलब होता है हथियार। आई होप यहाँ तक आपको स्टोरी अच्छी तरह समझ आ गई। बेटा इसको स्टोरी की तरह सुनना है और इससे आपको क्या होएगा, आसानी से चैप्टर याद हो जाएगा। तो आगे का कॉन्सेप्ट करते हैं। तब जब बहुत सारे लोग इकट्ठे हुए थे, उन्होंने क्या किया, उन्होंने ये किया कि सेवरल पीपल ने मार्च टुवार्ड्स, मार्च का मतलब होता है बड़े, किसकी तरफ, एक जगह है आपने याद रखना है, फोर्ट्रेस प्रिजन, जेल है उसका नाम है फोर्ट्रेस, ठीक है। और वहाँ पर उन्होंने तोड़फाड़ कर दी। इसको याद रखने का तरीका क्या है, प्रिजन के ऊपर उन्होंने स्ट्रेस डाला और उसको तोड़ दिया। तो फोर्ट्रेस प्रिजन कहाँ पर है, बस्टाइल एक जगह का नाम है। वहाँ पर उन्होंने क्या किया, प्रिजन मतलब क्या होती है, जेल, वहाँ पर उन्होंने जेल को तोड़ा और 7 वहाँ पर मुजरिम थे, प्रिजनर थे, उनको छुड़ा लिया। ये कौन सा पेपर में आता है कि उन्होंने कौन सी जेल को तोड़ा, कहाँ पर थी और उसके बाद क्या हुआ। उसके बाद बात करते हैं फोर्ट्रेस प्रिजन की। जो उन्होंने जेल को तोड़ा था, उसका मलबा, उसके छोटे छोटे पार्ट्स को उन्होंने क्या किया था, मार्केट में सेल किया था और अपने घरों में सजाया था, ताकि वो आने वाली पीढ़ी को ये बता सके हमने ये वाला कांड किया है। तो उन्होंने क्या किया, डिमोलिश मतलब तबाह करना, इट्स स्टोन्स फ्रेगमेंट्स, उसके छोटे छोटे फ्रेगमेंट्स को क्या किया, वर सोल्ड इनटू मार्केट, मार्केट में बेच दिया। तब राजा ने क्या किया, देन किंग कमांडेड ट्रूप्स का मतलब होता है सैनिक। उन्होंने, राजा ने क्या किया, चुप नहीं बैठा, उसने अपने सैनिकों को आदेश दिया कि आप देख के आओ कि इस हफड़ा दफड़ी का कारण क्या है और क्या हुआ। तो लोगों ने इसका गलत मतलब ले लिया, उन्होंने और तोड़फाड़ शुरू कर दी। अब ये सारी स्टोरी हमने पढ़ी, उसका रीज़न क्या था, पब्लिक वाज नॉट हैप्पी विद देयर किंग, कि उसके मतलब पब्लिक, पेरिस की पब्लिक अपने राजा से खुश नहीं थी। आई होप यहाँ तक आपको कॉन्सेप्ट अच्छी तरह समझ आ गया है। अगर आप ये नोट्स ही ध्यान से पढ़ लोगे ना, तो आपके 99% क्वेश्चन यहाँ से ही आपको पता चल जाएंगे। अब आपकी
की जो हिस्ट्री है उसको बहुत सारे सीक्वेंस में बांटा हुआ है। तो फर्स्ट आपका चैप्टर की शुरुआत होती है कि फ्रेंच सोसाइटी ड्यूरिंग लेट 18 सेंचुरी, कि आपने बताना है फ्रांस की सोसाइटी 18 सेंचुरी में कैसे थी। अब बात करते हैं फ्रांस की सोसाइटी के किंग की। आपने अब किंग का नाम याद रखना है, लुई 16। क्या नाम है? लुई 16। आपने इस चैप्टर में ये बात याद रखनी है, जिसके पास भी पावर आएगी वो अपनी पावर का मिसयूज़ करेगा और उससे तंग आके लोग क्या करेंगे? रेवोल्यूशन करेंगे, और जिसके बाद दोबारा से पावर आएगी फिर वो मिसयूज़ करेगा। मतलब इस चैप्टर में बहुत सारे लोगों के पास पावर आएगी, तो हमने सीक्वेंस में याद रखना पड़ेगा कि किसके पास पावर कौन सी आई है। तो लुई 16 के बारे में बात करते हैं। बिकम किंग, कब किंग बना वो पेरिस का? 1774 में। और वो कौन सी डायनेस्टी से बिलोंग करता था? बर्डन, ठीक है, बोर्डोन। इसको याद रखने का तरीका, वो बोर्मिटा का बिस्कुट ज़्यादा खाता था, इसीलिए वो कौन सी फैमिली का था? बर्बन। और वो जब वो राजा बना था उसकी एज कितनी थी? 20 ईयर, 20 साल का। और उसकी शादी जो हुई थी ऑस्ट्रेलिया की प्रिंसेस थी, उसका नाम था मैरियो एंटिन्यू, ठीक है, ये ऐसी दिखती थी। इसको याद रखने का क्या तरीका है? उसकी शादी आंटी से हुई, एंटिन्यू, ठीक है। आई होप यहाँ तक आपको समझ आ गई। उसके बाद कॉन्सेप्ट आता है, जब वो राजा बना तब उसका जो खजाना था, शाही खजाना, वो खाली था, उसको बोलते हैं एम्प्टी ट्रेजरी। आई होप यहाँ तक आपको कॉन्सेप्ट अच्छी तरह पता चल गया है कि जब लुई 16 राजा बना तो क्या हुआ था। अब बात करते हैं सोसाइटी की। इसके बड़े क्वेश्चन आते होते एग्ज़ाम में। उस समय जो सोसाइटी थी, कब? 18 सेंचुरी में। तो 3 पार्ट्स में डिवाइड थी, मतलब 3, आजकल देखते ना बहुत सारे ग्रुप्स में डिवाइड है, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई। तो बेसिकली उस समय जो सोसाइटी थी वो 3 स्टेट्स में बांटी गई थी। कौन कौन सी थी? फर्स्ट स्टेट्स, सेकंड स्टेट्स और थर्ड स्टेट। तो फर्स्ट स्टेट में रहते थे क्लर्गी। क्लर्गी का मतलब होता है राजे महाराजे। इंजॉय प्रिविलेजेस, प्रिविलेजेस का मतलब होता है सुख सुविधाएं। वो अकॉर्डिंग टू बर्थ इंजॉय करते थे। कौन सी स्टेट्स के? फर्स्ट स्टेट्स के। उसके बाद बात करते हैं सेकंड स्टेट की। सेकंड स्टेट में नोबिलिटी रहती थी। ये एक पेपर में कंसेप्ट आ जाता है, फर्स्ट स्टेट में कौन से थे और सेकंड स्टेट में कौन से लोग रहते थे। तो सेकंड स्टेट में यहाँ पर लिखा है किंग्स रिलेटिव। जो भी किंग के रिलेटिव होते थे वो यहाँ पर रहते थे, और वो सारे टैक्स कलेक्ट करते थे पीजेंट्स, मतलब किसानों से। कौन? नोबिलिटी। आई होप यहाँ तक आपको समझ आ गया है। उसके बाद बात करते हैं बचे हुए थर्ड स्टेट की। थर्ड स्टेट में रहते थे गरीब लोग, पीजेंट्स, किसान, मर्चेंट, व्यापारी, लेबरर्स, लेबर करने वाले। और उसके ऊपर टैक्स लगाया हुआ था किसने? ये सेकंड स्टेट वालों ने। उन्होंने टैक्स पे करना ही करना है, ठीक है। और 90% किसान ऐसे थे जिनके पास खुद की ज़मीन नहीं थी, ठीक है, ठीक है। 90% में क्या था? 90% को टैक्स देना पड़ता था, और जिसमें से 60% क्या थे? लैंडलेस किसान थे, पीजेंट्स थे। आई होप यहाँ तक आपको कॉन्सेप्ट अच्छी तरह समझ आ गई है। उसके बाद बात करते हैं, जैसे आजकल टैक्स लगता है GST टैक्स, ठीक है, और भी बड़े टैक्स। उस समय टैक्स लगते थे 2, पेपर में आते हैं कौन कौन से। तो सबसे पहले है टाइल्स, TITHES। उसके बाद है टेल्स, TAILE। तो टाइल्स जो टैक्स था उस समय चर्च लेती थी। उस समय जो चर्च के पादरी थे कितना टैक्स लेते थे? 110। मतलब किसी किसान की जितनी फसल हुई है उसमें से 110 टैक्स देना पड़ता था। किसको? चर्च को। आई होप यहाँ तक आपको कॉन्सेप्ट अच्छी तरह समझ आ गई है। उसके बाद दूसरे टैक्स की बात करें। दूसरा टैक्स है TAILLE। ये फ्रेंच वर्ड है बेटा, टेल्स। ये टैक्स कौन लेता था? जिस स्टेट्स में वो रह रहा है आदमी, जो स्टेट से बिलोंग करता है, एक तो वो टैक्स लेगी और एक चर्च टैक्स लेगी। कितना? 110। ये एग्ज़ाम में बड़ी बार क्वेश्चन आता है। तो ये थी सोसाइटी ड्यूरिंग 18 सेंचुरी। उसके बाद आता है अगला कॉन्सेप्ट। अगला कॉन्सेप्ट है स्ट्रगल टू सर्वाइव। स्ट्रगल टू सर्वाइव बेटा ध्यान से समझना, एग्ज़ाम में इसके बड़े क्वेश्चन बनते हैं कि उस समय और सिचुएशन कैसी थी लोगों की। स्ट्रगल टू सर्वाइव में आता है सब्सिस्टेंस क्राइसिस। क्या आता है? सब्सिस्टेंस क्राइसिस। ये क्या होता है मैं बताता हूँ। जब किसी देश की प्रोडक्शन कम हो और डिमांड ज़्यादा हो, मतलब कोई चीज़ कम बन रही है, उसकी डिमांड ज़्यादा है, और ऐसी सिचुएशन आ जाए वो चीज़ बड़ी ज़्यादा कॉस्टली हो जाती है, उस
क्राइसिस, उस विवाद को क्या बोलते हैं? सबसिस्टेंस क्राइसिस। तो उस समय क्या दिक्कत थी? फ्रांस में पॉपुलेशन धीरे धीरे बढ़ रही थी। और कितनी बढ़ रही थी? ये कॉन्सेप्ट पेपर में बहुत बार आ जाता है। 1715 में थी 23 मिलियन और 1789 में थी 28 मिलियन। आई होप यहाँ तक कॉन्सेप्ट आपको अच्छी तरह समझ आ गया है। बेटा अगर ये नोट्स लेने हैं किसी ने तो डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक है, आप उस लिंक पे क्लिक करके नोट्स को डाउनलोड कर सकते हो। उसके बाद बेटा कॉन्सेप्ट यहाँ तक तो आपको समझ आ गया। आई होप कि पॉपुलेशन बढ़ रही है, डिमांड ज़्यादा हो रही है और प्रोडक्शन कम हो रही है, उसको क्या बोलते हैं? सब्सिस्टेंस क्राइसिस। तो आगे क्या आता है इसमें कि पॉपुलेशन बढ़ रही है, ठीक है, मैंने पहले ही बताया था कि पॉपुलेशन क्या हो रही है? इंक्रीज़, ठीक है। और इंक्रीज़ होने से डिमांड क्या है? बढ़ रही है चीज़ों की, और प्रोडक्शन की जो मात्रा है वो कम हो रही है। तो जिससे क्या होंगे? चीज़ों के प्राइस कम होंगे, और सॉरी ज़्यादा होंगे, बहुत ज़्यादा हो जाएंगे। फॉर एग्जांपल अगर आप किसी दुकान पे जाते हो, वहाँ पर एक बिस्कुट का पैकेट पड़ा है और लेने वाले 10 हैं, तो दुकानदार ऐसा बोलेगा तंग आके कि जो मेरे को सबसे ज़्यादा प्राइस देगा वो उस बिस्कुट को ले जाएगा, मतलब प्राइसेस हाई हो जाएंगे। और दूसरी समस्या क्या थी उस समय? ये जो क्राइसिस चल रहा था, सब्सिस्टेंस क्राइसिस, तब सभी लेबरर्स की जो सैलरी थी वो फिक्स कर दी गई थी। ये एक बुरी बात है। मान लो कोई लेबरर्स 10 साल से काम कर रहा है और कोई अभी ज्वाइन किया है, 1 साल हुआ है, तो दोनों की सैलरी सेम हो जाएगी। उसको तो प्रमोशन चाहिए जो 10 साल काम कर रहा है, पर उससे उस समय क्या होगा? जो कोरोना में टाइम में सभी की सैलरी कम हो गई, तो वही सिचुएशन उस टाइम में हुई थी, तो उसको क्या बोला जाता है? सब्सिस्टेंस क्राइसिस। आई होप आपको ये वाला कॉन्सेप्ट अच्छी तरह समझ आ गया है। और इसका रिज़ल्ट क्या निकला? रिज़ल्ट ये निकला कि उस समय क्या था? एक तो और भी बुरी दिशा चल रही थी, और एक लास्ट में और भी क्या हुआ? फसलें ख़राब हो गई किसानों की। किसके कारण? ड्रॉट, मतलब बारिश नहीं पड़ी, और हेल मतलब गड़े पड़ गए थे कई जगह पर, और जिससे क्या है? फसल और भी ख़राब हो गई। इसका रिज़ल्ट क्या हो गया? रिड्यूस हार्वेस्ट, मतलब जो फसलें थी वो ज़्यादा कम हो गई, और भी सिचुएशन बड़ी ज़्यादा बुरी हो गई, जिस सिचुएशन को क्या बोला जाता है? सब्सिस्टेंस क्राइसिस। अगर एग्ज़ाम में आपको आता है सब्सिस्टेंस क्राइसिस को एक्सप्लेन करें, तो आपने ये सारी स्टोरी वहाँ पर लिखनी है। आई होप आपको ये वाला कॉन्सेप्ट अच्छे से समझ आ गया है। उसके बाद बात करते हैं चैप्टर के नेक्स्ट फेज़ की, जो है क्या? ए ग्रोइंग ऑफ मिडिल क्लास। एक हमने पढ़ा ना पीछे, सोसाइटी 3 पार्ट्स में डिवाइड थी, फर्स्ट स्टेट, सेकंड स्टेट और थर्ड स्टेट, और नई एक क्लास बनने जा रही है जिसका नाम है मिडिल क्लास। इसके बड़े पेपर में क्वेश्चन आते हैं, ग्रोइंग ऑफ मिडिल क्लास, मिडिल क्लास की ग्रो कैसे हुई, और एंड टू प्रिविलेजेस। प्रिविलेजेस का मतलब होता है सुख सुविधाएं। जो राजे महाराजों को सुख सुविधाएं मिली, उनको कैसे एंड करने की सोच आई लोगों में। तो बेसिकली कॉन्सेप्ट शुरू करते हैं। ए सेक्शन ऑफ थर्ड स्टेट। थर्ड स्टेट का एक सेक्शन था, कौन सा था आगे बताएंगे? बिकम प्रोस्पेरस। प्रोस्पेरस का मतलब क्या होता है? उनके पास पैसे आ गए। कौन से सेक्शन के पास? थर्ड स्टेट के एक सेक्शन के पास। तो बेसिकली आपको एग्ज़ाम में सेक्शन आ जाता होता है कि कौन से सेक्शन के पास पैसे आए हैं। तो यहाँ पर आपने ये याद रखना है कि सेक्शन था आपका थर्ड स्टेट का, जैसे मर्चेंट, ट्रेडर, लॉयर्स और मैन्युफैक्चरर, इनके पास मनी आनी शुरू होगी। मनी कैसे आई? इन्होंने व्यापार करना शुरू कर दिया ओवरसीज़, मतलब समुद्रों के जरिए व्यापार करना शुरू कर दिया, मैन्युफैक्चरिंग करनी शुरू कर दी चीज़ों की, जिसके पास इनके पास पैसा आ गया। और उन्होंने यूज़ कहाँ पर किया पैसों का? फॉर एजुकेशन, अपने बच्चों को पढ़ाया। जिससे क्या हुआ? उन बच्चों में आवाज़ आ गई नॉलेज की कि हमें भी क्या किया जाए? इक्वल राइट्स दिया जाए। आई होप यहाँ तक आपको समझ आ गई है। उसके बाद बात करें कि उन्होंने एजुकेशन लेके क्या क्या काम किए, मतलब उनके बच्चों ने क्या डिमांड की। तो बेसिकली उन्होंने कुछ डिमांड की है यहाँ पर। तो आपने वो डिमांड, आपको एग्ज़ाम में बड़ी बार आ जाती है कि बाय एजुकेशन, एजुकेशन प्राप्त करने के बाद उनके बच्चों में क्या आया? पहला पॉइंट है बिलीव डैट नो ग्रुप शुड बी प्रिविलेज्ड। तो इसको समझाता हूँ एक सेकंड। उनको एजुकेशन मिलने के बाद ये विश्वास था, ये विश्वास हो गया क्या? बिलीव डैट नो ग्रुप शुड बी प्रिविलेज बाय बर्थ, कि किसी को बर्थ के आधार पे सुख सुविधाएं नहीं मिलनी चाहिए। जो जितना पढ़ा लिखा है उतना उसको हक मिलना चाहिए। डिमांड ए सोसाइटी बेस ऑन फ्रीडम इक्वालिटी,
और ऐसी सोसाइटी का डिमांड करना है उन्होंने जो इक्वल सभी को राइट्स दे, ठीक है, और अपॉर्चुनिटी सभी को मौका दिया जाए। और उनको इंस्पायर किसने किया, ये एग्जाम में बहुत बार आया हुआ है क्वेश्चन। इंस्पायर बाय फिलोसफर्स, बहुत सारे फिलोसफर्स थे जिसमें था एक रोसेयर्स, ठीक है, रुस गया था ऐसे याद रख लो। रोसेयर्स ने एक बुक लिखी थी सोशल कॉन्ट्रैक्ट्स, जिससे लोगों को प्रेरित किया गया कि आप भी अपने बच्चों को पढ़ाओ और देश में रेवोल्यूशन लेके आओ। ये तो था बेटा फर्स्ट पार्ट, यहाँ तक ही। मिलते हैं इसके नेक्स्ट पार्ट में। आई होप ये वाला अच्छी तरह आपको समझ आ गया है। बाय, टेक केयर, हैव ए नाइस डे, लाइक माय वीडियो एंड सब्सक्राइब आल्सो।